कोई ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाए तो उस सूटेबल अमाउंट की फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास, किसमें, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में। तो बेटा इमेजिन करके देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपेल कर रहा था, फिर भी साथ में बैठा है। देयर इज सम स्ट्रॉन्ग फोर्स जो उनको वहां पे बिठाए हुए हैं, ठीक है, देयर इज सम स्ट्रॉन्ग फोर्स जो उनको वहां पे बिठाए हुए हैं, दैट इज व्हाट न्यूक्लियर फोर्स। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, या फिजिक्स एजुकेटर, एंड आज इस रॉकेट रिवीजन में मैं आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, एंड साथ ही साथ हम रिवाइज कर रहे होंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर को भी। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए बन चुकी हैं। ये एक छोटू सा वीडियो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, यानी कि अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स 12 नंबर की वेटेज रखता है एंड सेमीकंडक्टर कुल मिलाकर 7 नंबर की वेटेज रखता है। तो इस 19 नंबर की वेटेज को मैं यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करवाने के लिए तुम्हें आ गई हूँ। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड शेयर जरूर से कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो लेट अस स्टार्ट। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में, सबसे पहले बेटा जी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो दो तरीके का मोशन कर सकता है। एक होता है ऑर्बिटल मोशन, एक होता है जिगजैग मोशन। अब बेटा अगर हम बात करें मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के आसपास घूमने के लिए, वो तो करते हैं आपके पास कौन सा मोशन, ऑर्बिटल मोशन, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, ठीक है। अब किसी भी मेटल से अगर आप इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन को बोलो, जिगजैग वाले मूविंग इलेक्ट्रॉन को, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गिव द एनर्जी। अब एनर्जी बेटा जो जाएगी वो किस फॉर्म में जाएगी, वो डिफरेंट फॉर्म में जा सकती है। इधर अगर मैं बात करूं तो आपके पास टेम्परेचर के कारण भी जा सकती है, या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करने पर भी जा सकती है, या फिर लाइट गिराने पर भी जा सकती है। तो अगर हम बोले कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, फॉल कर रही है किसी भी कंडक्टर के ऊपर। अब मैम कंडक्टर बोले कि क्या बोले, बेटा जी एल्कली मेटल्स बोलिए। एल्कली मेटल्स की अगर मैं बात करूं, दे आर मच मोर फोटोसेंसिटिव। तो बेटा जी अगर हम बात कर रहे हैं कोई ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाए, तो उस सूटेबल अमाउंट की फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस एनर्जी को बोला जाता है क्या बेटा, वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन, अब अगर हम सीजियम की बात करें तो उसका सबसे कम रहता है, यानी कि 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि सीजियम के केस में बेटा जी इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली बाहर आ सकता है। बट वहीं पर अगर हम प्लैटिनम की बात करें तो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास रहता है इसका क्या, वर्क फंक्शन। तो प्लैटिनम के केस में बेटा जी डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अब एक चीज का याद रखना बेटा, वर्क फंक्शन सभी मेटल्स का डिफरेंट होता है। इसका सिंबल फाई या डब्ल्यू नॉट से डिनोट करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
थर्मोडायनामिक एमिशन, दूसरा होता है फील्ड एमिशन एंड तीसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस पूरे चैप्टर में हम थ्रू आउट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई होप समझ में आ गया। एक सूटेबल अमाउंट का लाइट जब फॉल कर रहा है तो यानी कि बेटा जी जो एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू द क्रिटिकल वेवलेंथ। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस रहती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर करने के लिए। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बेटा हर्ट्ज, ठीक है। ऑब्जर्व किसने किया था? हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। अब एक बात आपको याद रखनी है बेटा कि दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बनते हैं इसमें। वैसे तो सारे ही ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है बट दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं बेटा इसमें। अगर हम बात करें कि हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है और हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है, हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है बेटा जी, ऐसा करने पर आपकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है वो इंक्रीज होती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी above a limit that is when frequency is greater than the threshold frequency। बट बेटा जी अगर आप इंटेंसिटी को चेंज करते हैं और आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है, जैसे इंटेंसिटी बदल रही है तो मैक्सिमम सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट तो बदलेगा बट उन सबके कॉरस्पॉन्डिंगली स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे। ये कर्व मैं आपको बता रही थी जो आपके पास इंटेंसिटीज डिफरेंट डिफरेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा बट अगर आपके पास
इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू तो सेम है, बट बेटा जी आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल्स के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज जो होंगी वो डिफरेंट आएंगी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए, जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट बेटा जी आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना वो एक्सप्लेन कर पाया था क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बिकॉज एक तो ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जैसे ही फोटोन आता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जैसे ही फोटोन आता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास कोई वेवफ्रंट आ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में टाइम लग रहा है, ऐसा भी नहीं होता। और ना ही ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बेटा, देयर इज नो टाइम लैग एज वेल। सो ये कुछ फेलियर्स थे वेव थ्योरी के, दैट अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी मोर इज द इंटेंसिटी बेटा, मोर इज द इंटेंसिटी मीन्स मोर एनर्जी, बट इन द एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी वी आर गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ सेम एनर्जी। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे तो एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक याद रखना है कि एनर्जी कब बढ़ेगी, बोलो एनर्जी कब बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, जब आपके पास क्या हो रहा है, बोलो जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर मैं बात करूं वो कब बढ़ती है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इफ वेवफ्रंट्स कैरी एनर्जी देन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इजेक्टेड टुगेदर, ऐसा भी नहीं हो रहा था। अब फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कर दें अगर हम, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आती है, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो देयरफॉर वेव थ्योरी जो थी बेटा वो फेल हो गई थी। ठीक है, अब वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी करोगे तो आप देखोगे कि बेटा जो मेटल ए है उसके लिए आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, तो दिस मेटल इज गुड, इससे इसका जो वर्क फंक्शन भी है वो भी क्या है, कम है, इसका वर्क फंक्शन भी क्या है, कम है। सो बेटा दिस इज द केस जो आपको याद रखना है, दैट अगर एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब अचीव हो जाती है उसके बाद ही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है जी, चलिए अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो बेटा देयर इज रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जीज जिसके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, E into V naught, where V naught is the stopping potential। ठीक है जी, नेक्स्ट आइंस्टाइन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, टोटल एनर्जी जो एक फोटोन लेकर आ रहा है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है, दैट इज वर्क फंक्शन प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फर्दर बेटा जी आपको इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लिखने को मिलते हैं। आप काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहां से आप वी मैक्सिमम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ईदर वे है बेटा। या फिर आप ऐसा सोचिए कि आप काइनेटिक एनर्जी को E into V naught की टर्म्स में भी डाल सकते हैं, वेयर V naught इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप ये वाली जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है इसको लैम्डा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं बेटा, म्यू की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी बटा लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द आइंस्टाइन्स इक्वेशन। चलिए, सो अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फोटोन्स, अगर फोटोन्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना आ जाता है तो आपको याद रखना है कि फोटोन्स न्यूट्रल होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उनको कोई फर्क फील नहीं होता है। फोटोन्स के पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, एनर्जी इज इक्वल टू h into mu, मोमेंटम h बटा लैम्डा के बराबर होता है। फोटोन इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन रहता है बेटा जी उसमें आपके पास बोलो एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, इट इज अ इलास्टिक टाइप ऑफ कोलिजन। देन अ फोटोन हैज अ जीरो रेस्ट मास, बट बेटा उसका रेस्ट मास जीरो होता है। अगर मैं इफेक्टिव मास की बात करूं तो वो जीरो नहीं होता है। व्हाट इज द इफेक्टिव मास ऑफ अ फोटोन, इफ आई आस्क यू कि अगर रेड लाइट है और ग्रीन लाइट है, एक रेड लाइट है और एक ग्रीन लाइट है, किसका इफेक्टिव मास फोटोन का ज्यादा होगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। नेक्स्ट, फोटोन्स ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन्स ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। फिर बेटा जी इस चैप्टर में आपके पास एक पार्ट आता है जिसमें हम डी ब्रॉय वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे होते हैं, मीटर वेव्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब भी कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, यानी कि उसके साथ कुछ v की वैल्यू एसोसिएटेड है, तो बेटा उसके साथ एक सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा भी एसोसिएटेड होती है, विच इज इक्वल्स टू h बाई p, विच इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय mv। बेटा जी मोमेंटम की वैल्यू यहां पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, वेयर काइनेटिक एनर्जी कैन बी फर्दर सब्स्टिट्यूटेड एज चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिकली बात करेंगे बेटा, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। यहाँ पे v स्पीड नहीं है, यहाँ पे v है पोटेंशियल। तो जब ऊपर 12.27 है तो साथ में एंगस्ट्रॉम आता है, लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी। अगर ऊपर 1.227 है तो बेटा जी आपके पास लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में आएगी। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 10 raised to the power -10 मीटर, एंड 1 नैनोमीटर इज 10 raised to the power -9 मीटर। फिर इसमें हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, ये सिलेबस में से डिडक्टेड है,
आप इसको लीव कर सकते हैं। वैसे अदरवाइज अगर आपको जरा सा आइडिया लेना भी हो तो बेटा जी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बटा 4 पाई के बराबर होता है। अब यहां पर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी क्या है, इधर अगर आप पोजीशन को मेजर करने जाते हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाती है, अगर मोमेंटम को मेजर करने जाते हैं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आगे बेटा चलते हैं, हम एटम्स एंड न्यूक्लियाई की बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट एटम्स एंड न्यूक्लियाई तो बेटा इसमें सबसे पहले आता है इम्पैक्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट। बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। याद करो तो यहां पर डिपेंडेंस कैसे आती थी, इम्पैक्ट पैरामीटर आपका स्कैटरिंग एंगल के कॉट की वैल्यू पर डिपेंड करता है, कॉट ऑफ थीटा बटा 2 वेयर थीटा इज व्हाट, स्कैटरिंग एंगल। याद कीजिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो अल्फा पार्टिकल जब आ रहा था तो बेटा सामने न्यूक्लियस था, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था, वो न्यूक्लियस को देखकर रुक जाता था। अगर मैं न्यूक्लियस के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं और अल्फा पार्टिकल फार बड़ी दूर जा रहा है तो बेटा उस टाइम पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है कौन से वाला मैम, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, दैट इज बेसिकली बेटा टेलिंग यू अबाउट द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। तो वो किसके बराबर होता था, दैट इज इक्वल्स टू जेड ई का स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा बटा 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ एम वी का स्क्वायर, वेयर हाफ एम वी का स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना नजदीक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जा सकता है जब उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बेटा आर नॉट की वैल्यू डिराइव करनी भी आती है और इसके डिपेंडेंस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ये आपको याद रखना है। बेटा जी रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। बेटा रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी और उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली बताया था कि न्यूक्लियस सेंटर में एग्जिस्ट करता है, बाकी एटम खोखला है, सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज सेंटर में एग्जिस्ट करता है। बट एक चीज का ध्यान रखना, रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी, गीगर एंड मार्डसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो अगर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्कैटरिंग एंगल देखें तो बड़े स्कैटरिंग एंगल पे बहुत कम अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, ज्यादातर छोटे छोटे एंगल्स पर स्कैटर हो रहे हैं, यानी कि ज्यादातर हिस्सा क्या है बेटा, खाली है। ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है एटम का। ठीक है जी, सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड विद स्मॉल एंगल्स और विद स्मॉल एंगल्स 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल जो था वह डिफ्लेक्टेड बाय स्कैटरिंग एंगल्स जो कि क्या थे, लार्ज थे। तो अगर मैं बात करूं ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में नहीं बताता जो रदरफोर्ड का मॉडल है, दिस डज नॉट टेल्स यू अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ये याद रखना। ठीक है, तो उसको स्टेबल करने के लिए किसने आगे आपके बेटा नया मॉडल आया था, स्टेबल प्रूफ करने के लिए बोहर्स का मॉडल आया था। बट आपको याद रखना है पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या है, एटम्स हैव सेंट्रल मैसिव पॉजिटिव चार्ज कोर कॉल्ड एज न्यूक्लियस अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बेटा जी साइज ऑफ द न्यूक्लियस 1 फर्मी मीटर यानी कि 10⁻⁻15 मीटर के बराबर एंड साइज ऑफ द एटम 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर है। अगर मैं बोर्स के पोस्टुलेट्स की बात करूं तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के पास किसमें, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में। उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो बेटा वहां पर रिवॉल्व करते करते वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बोहर ने इसको थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया था। सेकंड पोस्टुलेट कहता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा उन ऑर्बिट्स का जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूमी कर रहा है, यानी कि L = mvr = NH बटा 2 पाई क्या रहता है बेटा जी आपके पास, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है। अब थर्ड इसका पोस्टुलेट कहता है कि अगर मैं बोलूं, इफ आई से दैट देयर आर 2 लेवल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमने जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर ऑर्बिट आना चाहता है, हायर टू लोअर ऑर्बिट आएगा तो फोटोन की उल्टी करेगा, अगर लोअर टू हायर ऑर्बिट जाएगा तो बोलो, जब लोअर टू हायर ऑर्बिट जाएगा तो फोटोन को खाकर जाएगा। तो फोटोन की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 एनर्जी लेवल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, hmu इज इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस। उसके बाद बेटा रेडियस याद करो, यहां पे एक फॉर्मूला मैंने आपको याद भी करवा रखा है, रेडियस इज इक्वल्स टू n² बटा z। हम 2 4 पाई 2 मेंबर कितने इस तरफ 2,
ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। इसमें रेडियस बेटा एन स्क्वायर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, जेड पर इनवर्सली डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस मैं बोलूं तो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं स्पीड की बात करूं 2.2 × 10⁻⁶ जेड बटा एन, ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। टाइम पीरियड बेटा जी 1.5 × 10⁻⁻16 एन का क्यूब डिवाइडेड बाय जेड का स्क्वायर। एंड अगर फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो बोलो शाबाश, फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो आपके पास आती है z स्क्वायर पर डिपेंडेंस और n के क्यूब पर डिपेंडेंस। ये याद रखना, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी उल्टा होता है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलोगे अगेन z के स्क्वायर पर डिपेंडेंस, n के क्यूब पर डिपेंडेंस, ठीक है जी। ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है। देन काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो k टाइम्स ऑफ z e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो माइनस ऑफ k z e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। बेटा जी अगर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की जितनी वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। बट अगर आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ कैसे लिंक्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। जितना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, लेट सपोज अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, बोलो प्लस ऑफ, सॉरी, टोटल एनर्जी अगर माइनस ऑफ 13.6 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 13.6 वोल्ट। तो बेटा इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर जाना। नेक्स्ट, एनर्जी को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 13.6 जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड का स्क्वायर नहीं भूलना है बेटा, अगर हाइड्रोजन होगा तब जेड की वैल्यू को 1 डालोगे, अदरवाइज थोड़ी 1 डालोगे। हीलियम के लिए क्या डालोगे। अब जो बोहर का मॉडल था वो सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल था जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिनमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब Z की वैल्यू फॉर द केस ऑफ हीलियम पॉजिटिव देखना है तो 2 होगा, तो उस केस में एनर्जी बदल जाएगी। अगर बेटा फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की बात करें तो N की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए फटाफट से, 2 होती है। अगर सेकंड एक्साइटेड लेवल की बात करें N की वैल्यू 3 होती है, तो N की वैल्यू भी लगातार बदलती जाएगी, ठीक है। रेडबर्ग कांस्टेंट बेटा आपके पास 1.03 × 10⁻7 के बराबर होता है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं सीरीज की। बेटा आपके पास ये जो फॉर्मूला है ना वेव नंबर का, दैट इज 1/λ इज इक्वल्स टू r, यहाँ पे आता है साथ में z का स्क्वायर, r z का स्क्वायर 1/n 1 का स्क्वायर माइनस 1/n 2 का स्क्वायर। जहां पर लौट कर आएगा दिस इज दिस लेवल, जहां से चल रहा है ये वो वाला लेवल है। लाइमन के लिए बेटा जी आपके पास वैल्यू क्या है, बोलो, लाइमन के लिए आपके पास वैल्यू क्या है, फर्स्ट लेवल पर लौट कर आते हैं, कहां से, 2 3 4 5 6 टिल इंफिनिटी। बेटा जी लाइमन के लिए यूवी रीजन है, बामर के लिए विजिबल रीजन है, बोलो फटाफट से। पास्चन के लिए, ब्रैकेट के लिए, पफंड के लिए, सबके लिए इंफ्रारेड रीजन्स में लाइट जाती है, ठीक है जी। तो बामर के लिए सेकंड लेवल पे लौट के आएगा, पास्चन के लिए थर्ड पे, ब्रैकेट के लिए फोर्थ पे और पफंड के लिए फिफ्थ लेवल पर लौट कर आएगा। नेक्स्ट, डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट। बेटा जी डी ब्रॉय जी ने क्या बोला था कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर मैं उसके सर्कमफ्रेंस की बात करूं, 2πr की बात करूं, तो वो n लैम्डा के बराबर है। n यहाँ पे क्या रहता है, इंटीजर रहता है। n यहाँ पे क्या रहता है, इंटीजर रहता है, ठीक है जी। अगर n इंटीजर ना होकर नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगा तो वो ऑर्बिट अलाउड नहीं होगा। अब हम चलने जा रहे हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, दैट इज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में बेटा बहुत पिद्दू से कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो आपको पता होना चाहिए दैट आप मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। मास बेटा कैसे kg के साथ लिंक्ड है, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 × 10⁻27 kg, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर बेटा आपका रिप्रेजेंट होता है Z से, मास नंबर A से रिप्रेजेंट होता है। A आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। Z आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, यही आपके पास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स के बराबर होता है। बेटा जी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाइज की अगर मैं बात करूं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोमर्स एंड आइसोटोन्स। बेटा आइसोटोप्स में आपके पास Z नंबर सेम होता है, आइसोबार्स में A नंबर सेम होता है, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। आइसोमर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में इसको रिवाइज नहीं करवा रही हूं, ठीक है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ध्यान से देखिए बेटा,
साइज ऑफ द न्यूक्लियस की मैं बात करूं, यानी कि R इज इक्वल्स टू R0 A 1/3। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। R0 यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बेटा आप 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर ले सकते हैं। A इज बेसिकली व्हाट? A इज द मास नंबर। बेटा डेंसिटी क्या रहता है? डेंसिटी इज कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे बात करें 2.3 × 10⁻17, आपके पास ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। बेटा जी एनर्जी मास इक्विवेलेंस, एनर्जी इज इक्वल्स टू mc² को आप किसके बराबर लिख सकते हैं? 931.5 MeV के बराबर लिख सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मास डिफेक्ट का। प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे, अलग अलग खुश थे। जैसे उनको कंबाइन करके न्यूक्लियस बना दिया गया, जैसे उनको कंबाइन करके न्यूक्लियस बना दिया गया, तो बेटा कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि डेल्टा एम मास डिफेक्ट बेटा जी किसके बराबर होता है? ZMP प्लस A माइनस ZMN। ZMP में Z क्या है बेटा? बोलो, प्रोटॉन्स का नंबर। A माइनस Z क्या है? न्यूट्रॉन्स का नंबर। तो A माइनस Z MN माइनस ऑफ M। अब इस M को मास ऑफ द न्यूक्लियस बोलो या मास ऑफ द एटम बोलो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल बेटा एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना वो बहुत कम है, तो इसको आप मास ऑफ द न्यूक्लियस भी बोल सकते हो या फिर आप मास ऑफ द बोलो मास ऑफ द एटम भी बोल सकते हो। फिर इस केस में ना एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व आता है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। बेटा इसमें कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखने वाली हैं। अगर हम मास नंबर 30 से लेकर 200 की बात करें तो ऑलमोस्ट बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अगर हम मास नंबर 30 से कम और 170 से ज्यादा की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेटा क्या है? कम है। आपके पास सबसे मैक्सिमम आयरन के कॉरस्पॉन्डिंगली रहती है वैल्यू, आयरन के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू रहती है सबसे मैक्सिमम। जो बेटा लोअर वाले हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे और जो हायर वाले हैं वो न्यूक्लियर फिजन करेंगे। बेटा जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, मास नंबर बढ़ता जा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जा रही है, अनस्टेबल होते जा रहा है। व्हाई? रीजन बीइंग व्हाट? जैसे जैसे बढ़ता जाता है मास नंबर, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ते जाता है एंड प्रोटॉन क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। प्रोटॉन क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सो दैट इज द केस बेटा, यहां पर आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्रॉप होते जाता है। ये कर्व इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दो प्रोसेसेस की, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में आपको एक एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, बोलो, न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में आपको एक एग्जांपल याद रखना है, न्यूक्लियर फिजन के केस में आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं बिकॉज इसी तरीके से आपको इनको याद रखना पड़ेगा और पेपर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी कहां पे रिलीज होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन में रिलीज होती है, इफ आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है जी, तो आई होप ये वाले एक्सप्रेशंस आप याद रख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आता है कि आपके पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? सोचो बेटा, अब एक छोटा सा न्यूक्लियस है, अगर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, बहुत सारे प्रोटॉन, ऐसा नहीं एक प्रोटॉन, तो बेटा इमेजिन करके देखो, प्रोटॉन तो रिपेल कर रहा था, फिर भी साथ में बैठा है। सो देयर इज सम स्ट्रॉन्ग फोर्स जो उनको वहां पे बिठाए हुए हैं। ठीक है, देयर इज सम स्ट्रॉन्ग फोर्स जो उनको वहां पे बिठाए हुए हैं, दैट इज व्हाट? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, दैट इज व्हाट? न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है बेटा, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, शॉर्ट रेंज होता है एंड ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करता है। आजू बाजू वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में ही लग रहा होता है, दूर वालों में नहीं लग रहा होता। ठीक है, एंड इट इज अट्रैक्टिव टू अ सर्टेन लिमिट। अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच में 4 फर्मी मीटर से ज्यादा का बेटा आपके पास डिस्टेंस है तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता, वहां पर रिपल्सिव फोर्स आ जाता है। और अगर 0.8 फर्मी मीटर से कम है तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? रिपल्सिव होते हैं। 0.8 से ऊपर और 3 से 4 फर्मी मीटर से नीचे दे आर व्हाट? दे आर अट्रैक्टिव। ठीक है, दे आर व्हाट? दे आर अट्रैक्टिव। ये कैसे पता चला मैम? इस कर्व से पता चला। दिस कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। 0.8 फर्मी मीटर एक वैसी डिस्टेंस है जहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इससे कम पर बेटा रिपल्सिव फोर्सेस है, इससे ज्यादा पर अट्रैक्टिव फोर्सेस है। ये कर्व इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिखना भी आ सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट इन सिलेबस, यू कैन स्किप इट। फिर हम मूव करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में जो जगह ले जाता है दैट इज सेमीकंडक्टर। बेटा रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी की लिमिट्स कुछ गिवन है यहां पर, आप याद रख सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं याद नहीं रख सकता तो देन यू कैन स्किप इट, अदरवाइज जस्ट इनकी वैल्यूज को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जस्ट हैव अ लुक
यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। नेक्स्ट, अगर मैं एनर्जी बैंड की बात करूं तो दो तरीके के बैंड्स बनते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड ईदर हमेशा फुल होगा या पार्शियली फुल होगा। कंडक्शन बैंड या तो पूरा खाली होगा या पार्शियली फिल होगा, ठीक है। दोनों के बीच का गैप, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का गैप इज एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, इज एनर्जी बैंड गैप। बेटा जी कंडक्टर्स के केस में ईजी की वैल्यू, एनर्जी बैंड गैप या तो 0 होता है या तो कम होता है। सेमीकंडक्टर्स के केस में बेटा ये जो वैल्यू रहती है दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बात कर रही हूं जर्मेनियम के केस में इट इज 0.72। अगर मैं सिलिकॉन के केस में बात करूं दिस इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर्स के केस में बेटा ईजी यानी कि एनर्जी बैंड गैप बहुत हाई होते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें ना, if we talk about semiconductors we have two types of semiconductors, intrinsic and extrinsic। intrinsic होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो नेचुरली पाए जाते हैं। इनमें आपके पास जो टोटल करंट होता है दैट इज ड्यू टू टू थिंग्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। I इज इक्वल्स टू IE प्लस ऑफ IH। बेटा जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी के बराबर होती है। अगर यहां से आपको दिखेगा कि 4 होल्स हैं तो बेटा जी ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन ही पहुंचे होंगे, ठीक है। बट अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, यानी कि जब हम इंट्रिंसिक में इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं, इंट्रिंसिक वाले होते हैं ग्रुप नंबर 14 के, अगर उनमें हम ग्रुप नंबर 13 ऐड कर रहे हैं, बोरॉन ऐड कर दिया, एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, तो पी टाइप बन गया ट्रायावेलेंट। क्या बन गया? ट्रायावेलेंट, ठीक है, पी टाइप जिनमें होल्स मेजॉरिटी होते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं एन टाइप की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन टाइप, एन टाइप क्या होते हैं? जब हम ग्रुप नंबर 15 को ग्रुप नंबर 14 में ऐड कर देते हैं, नानी पापा अंशु सबन दास आर्सेनिक ऐड कर दिया सिलिकॉन में, इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है एज कंपैरेटिव टू होल्स, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है एज कंपैरेटिव टू होल्स। Ni का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ne इंटू NH, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। एनर्जी बैंड डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिलिकॉन के केस में एंड जर्मेनियम के केस में, जर्मेनियम के केस में 0.72 है, इस केस में बेटा जी 1.1 होता है सिलिकॉन के केस में, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, जब पी टाइप की बात कर रहे हैं हम, पी टाइप के केस में बेटा आपको याद रखना है जस्ट वैलेंस बैंड के हायर मोस्ट एनर्जी लेवल के ऊपर एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है, इनमें एनर्जी गैप होता है 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसके ऊपर बेटा आपके पास फर्मी एनर्जी लेवल आता है, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूं एन टाइप की, तो एन टाइप में बेटा आपके पास कहां पर होता है ये बोलो? अगर हम बात कर रहे हैं एन टाइप की, एन टाइप में जस्ट ये पी टाइप का ही बना हुआ है ना, एक मिनट रुको, एक मिनट बेटा जी, ओके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेप्टर एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, दैट इज ऑल्सो नियर व्हाट, नियर वैलेंस बैंड। अगर मैं एन टाइप की बात करूं, एन टाइप का आगे आएगा, अगर मैं एन टाइप की बात करूं तो आप देख सकते हो यहां पर ना एक डोनर एनर्जी लेवल होता है, देखो एन टाइप में एक डोनर एनर्जी लेवल होता है जो जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे होता है। बेटा इसका गैप याद करो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम इसमें फर्मी एनर्जी लेवल की बात करें तो इसमें फर्मी एनर्जी लेवल भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फर्मी एनर्जी लेवल बेटा वहां पर शिफ्ट होगा जहां पर चार्ज कैरियर की डेंसिटी बढ़ रही है। अगर बराबर है इंट्रिंसिक में तो सेंटर में रहेगा, पी टाइप में चला जाता है बैलेंस बैंड के पास, और एन टाइप में चला जाता है ऊपर, एन टाइप में चला जाता है ऊपर, ठीक है जी। अब बेटा याद रखो कंडक्टिविटी के केस में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है एन टाइप की, उससे कम पी टाइप की, और सबसे कम होती है इंट्रिंसिक की, ठीक है, सबसे कम होती है इंट्रिंसिक की, ठीक है जी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बेटा जी, जब हम पी और एन को कनेक्ट कर दें, जब हम पी और एन को कनेक्ट कर दें और बाहर उनके साथ कुछ भी सोर्स कनेक्ट ना करें तो बेटा पीएन जंक्शन बनती थी, याद करो डिप्लीशन रीजन बन जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता था फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। याद कीजिए बेटा जी पहले क्या होता था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज होना स्टार्ट होते थे, वंस दे डिफ्यूज डिप्लीशन रीजन बन जाता था, उनका कॉरस्पॉन्डिंगली एक पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, फिर उसके बाद ड्रिफ्ट स्टार्ट होता है किसका, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, फिर ड्रिफ्ट करंट का कॉन्सेप्ट आ जाता था, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट के बराबर और पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में। अब इसी को अगर हमने पी को हायर के साथ, एन को लोअर के साथ, या फिर एन को हायर के साथ, पी को लोअर के साथ,
जब हम P को हायर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग, जब N को हायर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो रिवर्स बाइसिंग। आइडियल डायोड के केस में याद रखना, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो आइडियल डायोड के केस में फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस 0 बन जाता है, एंड रिवर्स बाइसिंग के केस में बेटा जी रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाती है। बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में डिप्लीशन रीजन थिन हो जाता है, रिवर्स बाइसिंग के केस में डिप्लीशन रीजन मोटू हो जाता है। ठीक है, अब जब हम इसी पीएन के साथ बेटा कॉन्टैक्ट्स लगाते हैं, मेटालिक कॉन्टैक्ट्स, तो इसको हम डायोड बोलते हैं। डायोड के साथ ही तो बेटा हमने बाहर से पोटेंशियल कनेक्ट किया है ना, तो आई होप दिस इज वेरी इजी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या हो रहा है, देखो डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है, विद एक्सटर्नल फील्ड कम हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि पहले अगर बैरियर पोटेंशियल इतना था, जब कोई भी फील्ड नहीं है तो बैरियर पोटेंशियल है ये, बैरियर पोटेंशियल लगाने पर आपके पास, यानी कि बाहर से फॉरवर्ड बाइस करने पर आपके पास बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इस केस में क्या होता है बेटा, पहले अगर इनिशियल इतना था पोटेंशियल, जब आपने किया रिवर्स बाइसिंग तो बेटा डिप्लीशन रीजन बढ़ गया है, तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और ही क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलिए अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। बेटा करेक्टरिस्टिक्स में याद रखना है आपको कि आप जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग करें, ऐसा नहीं कि फट से बेटा जी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा से, नहीं, इट टेक सम टाइम चार्ज कैरियर्स को कॉन्फिडेंस दिलवाने में, राइट, कि वो फिर से अब डिफ्यूज होना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उनको तो पोटेंशियल बैरियर तोड़कर जाना है ना। सो दैट पर्टिकुलर केस बेटा देयर इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जिसके बाद करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, उसको हम नी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। और बेटा जी रिवर्स बाइसिंग में भी करंट एकदम से शार्पली इंक्रीज करता है, ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल। यहाँ पे एकदम से बहुत सारे चार्ज कैरियर्स बनते हैं और करंट एकदम शार्पली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, करंट एकदम शार्पली इंक्रीज कर जाता है। फिर अगर एप्लीकेशंस में देखें ना, देखो ये सारी एप्लीकेशंस होती थी पहले बेटा जी, आपके पास रेक्टिफायर होता था, फोटो डायोड होता था, एलईडी होता था, सोलर सेल होता था। अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर में बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर फ्रीक्वेंसी एन दे रहे हो इनपुट की, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी एन मिलेगी। बोलो फुल वेव में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। एफिशिएंसी बेटा हाफ वेव की 40.6, फुल वेव की 81.2। ये जनरल फॉर्मूला रहता है। ठीक है, हाफ वेव के केस में बेटा जी याद रखो एक डायोड होता है, आपको एक साइकिल में आधा ही आउटपुट मिलता है। ठीक है, एक डायोड होता है। फुल वेव के केस में बेटा, फुल वेव के केस में अगर आप सेंटर टैप ले रहे हो तो आपके पास 2 डायोड्स लगे हैं एट ए टाइम, एक ना एक डायोड फॉरवर्ड बाइस रहता है और आपको आउटपुट मिलती ही है। तो इसका एक थ्योरी पीडीएफ भी मैंने दिया था आपको, जिसमें बहुत डिटेल में बेटा जी इनकी वर्किंग वगैरह भी लिख रखी थी। ठीक है, सो आई होप आपने अब पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है मैम के साथ, एंड फुल जोश के साथ आप रेडी हैं बेटा अपने एग्जाम को फोड़ने के लिए। जुड़े रहिए मैम के साथ, क्योंकि कल सुबह वाला सेशन जो मैम आपके लिए लेकर आ रही हैं वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर दैट कि आप अपनी कुर्सी की पेटियां बांध रहे हैं, क्योंकि अब हम उड़ान भरने वाले हैं एक ऐसे इवेंट के लिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू सी यू ऑल इन द last battle of physics, so please make sure that you are joining me live on 21st February in the morning 5 AM। फिजिक्स कोर मैम की आर्मी हर एक बच्चा उस दिन सुबह अपनी प्रेजेंट जरूर से लगाएगा। See you all soon, till then stay tuned।